आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो 1940 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सोल्जर्स के जीने या मरने की दाव पे लगा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये उन हीरोज की कहानी है जो अपनी जान की कीमत पर अपने देश को बचाने निकल पड़े थे। फिल्म का नाम है डनकर्क। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत और वीरान गली से, जहां कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स फ्लायर्स का बंच उठाकर पढ़ते हैं। ये फ्लायर्स जर्मन आर्मी ने गिराए हैं, जिसमें लिखा होता है यू आर सराउंडेड। हर तरफ खामोशी छाई हुई है, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक असंभव डर छुपा होता है। एक सोल्जर जिसका नाम है टॉमी अपने कुछ साथियों के साथ इस खतरनाक एरिया से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। सबके चेहरे पर टेंशन, थकान और जीतने की आस भी होती है, लेकिन अचानक ही चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। जर्मन सोल्जर्स की फायरिंग इतनी तेज होती है कि टॉमी के सभी साथी एक एक करके गिर जाते हैं। टॉमी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागता है। उसका चेहरा दर्द और डर से भर जाता है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। भागते भागते टॉमी एक बीच तक पहुंचता है। इस बीच का नाम था डनकर्क बीच, जहां एक और ही मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है। हजारों ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स समंदर के किनारे खड़े हैं, एक लाइन में इवैक्यूएशन का इंतजार करते हुए। टॉमी थोड़े देर के लिए ठहर सा जाता है, सांस लेता है, लेकिन उसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या मैं घर लौट पाऊंगा? इसी बीच पर टॉमी की मुलाकात होती है एक और सोल्जर से, जिसका नाम गिब्सन होता है। गिब्सन एक लाश को दफनाते हुए दिखता है। उसके चेहरे पर भी एक गहरापन है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। टॉमी उससे बात करता है, लेकिन गिब्सन ज्यादा जवाब नहीं देता। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं, किसी तरह एक नाव में चढ़ने का प्लान। हर कुछ देर में एक नाव आता है, लेकिन उससे पहले ही ऊपर आसमान से जर्मन फाइटर प्लेन्स आकर बॉम्ब गिरा देते हैं। टॉमी और गिब्सन एक नाव में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि वो इंजर्ड नहीं होते। सिर्फ इंजर्ड सोल्जर्स को प्रायोरिटी मिलती है। एक और बार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हवा में से एक जर्मन प्लेन निकलकर तेजी से नीचे आता है और बीच पर एक शिप को टारगेट करता है। बॉम्ब गिरते ही हवा में धुआं और चीखों का एक सिलसिला चल पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक छोटी सी कोस्टल टाउन, जहां एक मामूली ब्रिटिश सिटीजन मिस्टर डॉसन अपने दो साथियों के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। उनका बेटा पीटर और एक लोकल लड़का जॉर्ज उनके साथ मिलकर एक छोटी सी प्राइवेट बोट मूनस्टोन को रेडी करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविलियन बोट्स को भी मोबिलाइज किया है, ताकि वो डनकर्क जाकर अपने फौजियों को वापस ला सके। मिस्टर डॉसन एक शांत और समझदार इंसान होते हैं। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव होता है। वो खुद अपने हाथों से स्टीयरिंग पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब समय का सवाल हो तो फर्ज निभाना पड़ता है। बोट खुली समंदर की तरफ निकलती है। समंदर शांत है, लेकिन एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी छाई हुई है, जैसे समंदर भी जानता हो कि आगे क्या तूफान आने वाला है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एक सोल्जर से, जो एक टूटी हुई नेवी शिप से बचा होता है। उसकी आंखों में डर, शौक और बेचैनी होती है। मिस्टर डॉसन उसे रेस्क्यू करते हैं और बोट में ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बोट डनकर्क जा रही है, वो घबरा जाता है। वो नहीं चाहता वापस उस नरक में जाना। उसका रिएक्शन इतना इंटेंस होता है कि जॉर्ज को धक्का लग जाता है और वो सिर के बल गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब कहानी का नजरिया शिफ्ट होता है आसमान की तरफ, जहां से डनकर्क का सबसे क्रूशियल सपोर्ट आता है। रॉयल एयरफोर्स के 3 फाइटर पायलट्स अपना मिशन शुरू करते हैं। उनमें से एक होता है फेडियर, दूसरा कॉलिंस और तीसरा माइकल। इनका मिशन सिंपल है,
डनकर्क के आसपास जर्मन के फाइटर प्लेन्स को रोकना ताकि इवैक्यूएशन शिप्स को आसमानी हमले से बचाया जा सके। फैरियर कॉकपिट में अपने ऑक्सीजन मास्क के साथ शांत और फोकस्ड दिखाई देता है। सामने खुला आसमान है, लेकिन कहीं से भी मौत निकलकर आ सकती है। तेजी से उन्हें एक जर्मन बॉम्बर दिखता है जो बीच के ऊपर से गुजर रहा होता है। फैरियर और कॉलिंस तुरंत उसका पीछा करते हैं। ये एक हाई स्पीड डॉग फाइट होता है। फैरियर का एम एक्यूरेट होता है और एक प्लेन को गिरा दिया जाता है, लेकिन डॉग फाइट के दौरान कॉलिंस का फ्यूल टैंक हिट होता है और उसका प्लेन पानी में क्रैश होने लगता है। फैरियर देखता है कि कॉलिंस ने समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग की है। अब उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो मिशन कंटिन्यू करे या कॉलिंस की मदद के लिए लो फ्लाई करे। यही डनकर्क की असली कहानी है। हर पल एक डिसीजन, हर डिसीजन एक बलिदान। इधर बीच पर टॉमी और गिब्सन अपनी किस्मत आजमा रहा है। हर शिप जो सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने आ रहा है या तो ओवरक्राउडेड होता है या फिर जर्मन प्लेन्स के हमलों का शिकार बन जाता है। एक नया चांस मिलता है जब एक शिप किनारे लगता है और सिर्फ इंजर्ड सोल्जर्स को चढ़ने दिया जा रहा है। टॉमी और गिब्सन एक प्लान बनाते हैं। वो एक मरे हुए सोल्जर का यूनिफॉर्म लेकर खुद को इंजर्ड दिखाते हैं ताकि शिप में चढ़ सके। ये प्लान काम कर जाता है। दोनों शिप के अंदर छुप जाते हैं जहां ऑलरेडी कई सोल्जर्स कैबिन में बैठे होते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वो बच गए। अब सिर्फ कुछ घंटों की बात है और वो घर पहुंच जाएंगे। कैबिन में कुछ लोग थोड़ा हंस रहे होते हैं, कुछ खामोशी में अपने परिवार को याद कर रहे होते हैं। ये खुशी का पल है, पर एक अनदेखा सा खौफ भी हवा में महसूस होता है। फिर अचानक होती है एक जोरदार आवाज। एक जर्मन टॉर्पेडो शिप को लगता है। अचानक हर जगह पानी घुसने लगता है। कैबिन में भाग दौड़ मच जाती है। सोल्जर्स जो अभी तक शांत थे वो जिंदगी के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। टॉमी और गिब्सन भी उस अंधेरे और डूबते कैबिन से बाहर निकलने के लिए जान लगा देते हैं। पानी तेज गति से शिप के अंदर भर रहा होता है। कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं, कुछ लोग पैनिक में अपना होश खो देते हैं। गिब्सन एक सोल्जर की मदद करता है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि कैसे बाहर निकले। टॉमी किसी तरह सरफेस तक पहुंचता है और जिंदा बचने की कोशिश करता है। शिप धीरे धीरे पूरी तरह समंदर में समा जाता है। खुली समंदर में एक तरफ जहां डनकर्क का बैटलफील्ड दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डॉसन अपनी छोटी सी बोट मूनस्टोन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके साथ है उनका बेटा पीटर। समंदर में एक अजीब सी सन्नाटा है, लेकिन हर लहर के नीचे एक कहानी छुपी है, एक जिंदा इंसान की या एक डूबी हुई किस्मत की। तभी पीटर बाइनोकुलर से दूर कुछ देखता है। एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद एक पायलट अपने कॉकपिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये पायलट कोई और नहीं बल्कि कॉलिंस होता है, जो पहले एरियल डॉग फाइट में इंजर्ड हो गया था। उसका प्लेन समंदर में गिर गया था और अब वो अपने कॉकपिट में अटका हुआ था। प्लेन धीरे धीरे डूब रहा है। समय बहुत कम है। मिस्टर डॉसन तुरंत डायरेक्शन चेंज करते हैं। उनका फोकस क्लियर है। वो उस पायलट को बचाएंगे। बोट पायलट के पास जाकर रुकती है। कॉलिंस प्लेन के कैनोपी के अंदर फंसे हुए होता है और पानी उसके गले तक पहुंच चुका होता है। उसके चेहरे पे डर है, लेकिन आंखों में एक चिंगारी है, जीने की इच्छा है। डॉसन कैनोपी खोलने की कोशिश करते हैं और पीटर भी उनका साथ देता है। बहुत मुश्किल के बाद कॉलिंस कैनोपी से बाहर आता है और मिस्टर डॉसन उसे अपनी बोट में खींच लेते हैं। कॉलिंस अभी सेफ है। डनकर्क बीच पर अब सब कुछ और भी अधिक टेंशन से भरा हुआ है। जर्मन फोर्सेस करीब आ चुकी है और इवैक्यूएशन अब अपने अंतिम चरण में है। टॉमी और उसके साथी अब भी जिंदा है, लेकिन हर तरफ से उनका घेरा हो रहा है। बीच पर खामोशी छा गई है, लेकिन उस खामोशी के पीछे है मौत की गूंज।
इसी वक्त एक और रेस्क्यू शिप आता है, लेकिन सोल्जर्स के दिल में एक डर है कि ये भी पहले की तरह डूब ना जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सिविलियन बोट्स जैसे मूनस्टोन और दूसरी छोटी छोटी नाव भी लाइन में लग चुकी है। ब्रिटिश सिविलियंस अपने जान के खतरे के बावजूद समंदर के उस पार से आए हैं, सिर्फ अपने देश के जवानों को वापस घर ले जाने के लिए। ये एक ऐसी तस्वीर है जहां सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि एक पूरा देश मिलकर अपने लोगों को बचाने निकला है। टॉमी और उसके कुछ साथी एक छोटी बोट में चढ़ जाते हैं। जब बोट समंदर में बीच तक पहुंचती है तब उनके चेहरे पर एक थकावट और सुकून दोनों साफ दिखाई देते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या हम वाकई बच गए हैं? और तब कहानी वापस ले जाती है फैरियर के पास, जो आसमान में अब भी उड़ रहा है, लेकिन उसका फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन नीचे डनकर्क बीच पर वो एक जर्मन बॉम्बर को देख लेता है जो इवैक्यूएशन शिप्स पर वार करने के लिए रेडी है। फैरियर डिसाइड करता है अपना अंतिम फ्यूल इस्तेमाल करके वो एक लास्ट अटैक करेगा। आंखों में संकल्प लेकर फैरियर उस जर्मन बॉम्बर पर डाइव करता है और सही निशाने पर गोली चलाता है। बॉम्बर गिर जाता है, लेकिन फैरियर अब फ्यूल के बिना है। वो प्लेन को डनकर्क के किनारे लैंड करता है। आसमान लाल हो चुका है और वो अपना कॉकपिट छोड़ता है। अपनी छोटी सी फ्लेयर गन से वो अपने प्लेन को आग लगा देता है ताकि दुश्मन उसे हासिल ना कर सके। फिर जर्मन आर्मी उसे गिरफ्तार कर लेती है। फैरियर अपने साथियों के लिए एक अनसंग हीरो बन चुका होता है, जिसे शायद ज्यादा लोग याद ना रखे, लेकिन जिसका बलिदान हजारों जिंदगियों को घर वापस ले आता है। डनकर्क की ये कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। अब हम देखते हैं कि डनकर्क की इवैक्यूएशन के बाद जो सोल्जर्स घर वापस लौट रहे हैं, उनकी आंखों में एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी का सपना था। टॉमी अपने आगे वाले सोल्जर्स के साथ एक खामोशी में बैठता है। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें डनकर्क की इवैक्यूएशन को लेकर न्यूज छपी होती है। ऑपरेशन डायनामो, डनकर्क इवैक्यूएटेड, 3 लाख सोल्जर्स सेव्ड। ये हेडलाइन उसे एक ऐसे सफर की याद दिलाती है जहां ना सिर्फ दोस्तों का साथ था बल्कि अपने देश की इज्जत और माँ बाप की दुआओं का भी थोड़ा भरोसा था। दूसरी तरफ मिस्टर डॉसन को देखते हैं जो अपनी बोट मूनस्टोन को सेफली वापस घर ले आता है। उसके चेहरे पर एक खुशी का पल होता है। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर था। मिस्टर डॉसन सिर्फ एक सिविलियन था, लेकिन उसने अपनी बोट और अपनी हिम्मत से एक नई कहानी लिखी थी। उनका सिंपल सा मिशन था अपने देश की मदद करना और वो उसमें सफल हुए। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फैरियर का सैक्रिफाइस और डनकर्क की कहानी का एक अंत होता है, लेकिन उसका बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, ये थी डनकर्क की कहानी जिसमें बलिदान, वीरता और अपने देश के लिए की गई लड़ाई को दिखाया गया है। डनकर्क सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो दुनिया भर में हर इंसान के दिल में बस गई है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।